अर्थव्यवस्था का जो चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं, इसका हम लोगों ने थ्योरी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। ठीक है, इस चैप्टर का टोटल हम लोग 48 प्रश्नों को देखेंगे और इनमें वैसे प्रश्नों को लिया गया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में या तो पूछे गए हैं या फिर आपका 100% पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आप लोग का एक एक करके प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आते रहेगा। उसके बाद आप लोग को जो सही ऑप्शन होगा उसको टिक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है और फिर वीडियो के अंत में आपको बताना है कि आपका टोटल कितना मार्क्स आएगा। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया था 2 भाग में, इसके थ्योरी एक्सप्लेनेशन को। जो भी बच्चा जो है इसके थ्योरी को नहीं पढ़े हैं, बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया था हर चीज़ को, तो आप लोग जाकर के थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में सारा चीज़ अपलोड है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है, भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप होते हैं, यानी कि वित्तीय संस्थाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या फिर 5? तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों 2। हम लोगों ने जाना था वित्तीय संस्थाएं एक राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं होती है और एक आपका राज्य वित्तीय संस्थाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका मुख्य रूप से सही हो जाएगा। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार हैं, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार हैं, वही ऊपर का ही प्रश्न है, तो मुख्य रूप से ये आपका 2 प्रकार के हैं। तीसरा प्रश्न है, कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? यानी कि कृषि एवं ग्रामीण जो साख की पूर्ति है उसकी जो पूर्ति की जाती है किस संस्था के द्वारा की जाती है? बिस्कोमान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक या फिर आपका नाबार्ड के द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नाबार्ड। ये क्या करती है बच्चों? तो कृषि एवं ग्रामीण साख संबंधित क्या करती है? हमें ये जो संस्था है हमारी पूर्ति करती है साख की। ठीक है, यानी कि ऋण प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण से संबंधित। अगला प्रश्न है 4 नंबर का आपका, चौथा नंबर का, बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के हैं? यानी कि जो बिहार में है 1, 2, 3 या फिर आपका 4? तो मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि आपका 4 प्रकार है। बिहार में जो संस्थागत वित्तीय संस्था है वो आपका 4 प्रकार है। अगला है आपका 5वां प्रश्न, भारतीय पूंजी पूंजी बाजार में निम्न में से किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराता है? यानी कि जो भारतीय जो पूंजी बाजार है बच्चों, वो किस प्रकार का आपको जो है मुख्य रूप से वित्त प्रदान करता है? दीर्घकालीन, अल्पकालीन या मध्यकालीन या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है, भारतीय जो पूंजी बाजार है वो दीर्घकालीन हमको ऋण प्रदान, दीर्घकालीन वित्त जो है उपलब्ध कराती है। तो 5 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा, बोर्ड परीक्षा में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सहकारी बैंक किसे ऋण प्रदान करता है? यानी कि जो सहकारी बैंक होती है वो ऋण यानी कि जो लोन प्रदान करता है वो किसको? उद्योगपति को, उपभोक्ता को या फिर कृषक को या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो मुख्य रूप से जो है बच्चों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 6 नंबर का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 7वां नंबर का प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब, किस वर्ष हुआ था? यानी कब हुआ था? ये प्रश्न ऑलरेडी आपका बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, वीवे लगा दीजिएगा। अगर आप लोग को नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, जिनको ये प्रश्न नहीं आता है। तो मुख्य रूप से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बच्चों, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था तो वो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। तो मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, आरबीआई से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे 3-4 प्रश्न आपका बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। पहला प्रश्न यही पूछा जाता है बच्चों कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये 2 बार आपका प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, ये पहला प्रश्न हुआ आपका मुख्य रूप से। दूसरा प्रश्न है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, वो कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा एक प्रश्न आपका आता है कि जो भारत का जो नोट जो होते हैं ना, नोट उनको जारी करने यानी कि जारी कौन करता है? जितने भी नोट होते हैं बच्चों, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना आप लोग यूज करते हैं, तो उन नोटों को कौन जारी करता है? तो मुख्य रूप से कौन करता है? आपका आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न आपका ऑलरेडी आया हुआ है। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी सिक्के हैं ना, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का, ये कौन जारी करता है? तो ये आपका आरबीआई नहीं करता। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ आपका नोट जारी करता है, जबकि सिक्के जारी करने का किसके पास है? वित्तीय जो आपका संस्था है, भारतीय सरकार का वित्तीय जो कार्यालय है वही करता है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 8वां नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि जो आपका सेंट्रल बैंक है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर आपका कोलकाता में? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो आप लोग को मालूम होगा भारत की जो वित्तीय राजधानी कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है आपका मुंबई, इसलिए मुंबई में आपका केंद्रीय बैंक का यानी कि मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मुख्य रूप से इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के किस शहर को वित्तीय राजधानी यानी कि भारत की राजधानी कहलाती है वित्तीय राजधानी? तो याद रखिएगा इसको, मुंबई, यानी कि मुंबई शहर जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां नंबर का, इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? यानी कि एशिया का जो सबसे पुराना शेयर बाजार है वो कौन सा है? मुंबई, कानपुर, पटना या फिर आपका दिल्ली? तो मुख्य रूप से वित्तीय जो आपका सबसे पुराना यानी कि एशिया का जो सबसे पुराना शेयर बाजार है बच्चों, वो आपका मुंबई है, यानी कि भारत का ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, बिहार के वित्त का सर्वाधिक
महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन सा है, यानी कि जो बिहार का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह है वो कौन है? सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक, राष्ट्रीय संस्थाएं या फिर आपका राजकीय संस्थाएं। तो मुख्य रूप से बच्चों बिहार एक क्या है, राज्य है, तो राज्य स्तर पर कौन सी वित्तीय संस्थाएं होगी? राजकीय संस्थाएं होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजकीय संस्थाएं। ये मुख्य रूप से बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, कितना बार आया हुआ है? 2015 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है, यानी कि लगातार ये क्वेश्चन आपका आते रहता है। 2022 में नहीं आया है तो आप लोग 100% लिख लीजिए, ये 2023 में प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग का 12वें नंबर का, कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? देखिए ये प्रश्न भी मैंने ऊपर बोला था आपको कि ये प्रश्न आपका 2016, 2017 और 2020 में ऑलरेडी आया हुआ है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने पहले ही बता दिया था बच्चों, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, और इसका मैंने 2-3 कार्य भी बता दिया आपको, जो कि आपका बार बार पूछा जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा ये सारा चीज। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? देखिए ये प्रश्न आ गया आपका 2020 का सेकंड सेटिंग यानी द्वितीय पाली में आपका पूछा हुआ है। तो मुख्य रूप से जो भारत में मुद्रा जो जारी करता है बच्चों, वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वें नंबर का प्रश्न है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? यानी जो आपका पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, वहां पर मुख्य रूप से किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, ये आपको आंसर करनी है। तो अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन, या ए और बी दोनों, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से ये जो है बच्चों पूंजी बाजार मुख्य रूप से दीर्घकालीन एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम लोगों को क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। तो मुख्य रूप से बी ऑप्शन आपका 14 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा, और आपका अगर कोई भाई बंधु अगर 9th स्टैंडर्ड में है तो उन लोग को ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 9th और 10th दोनों का सारा चीज पढ़ाते हैं ना। चैनल का नाम ही है तनु क्लासेस 9th एंड 10th। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? 2021 का फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि जो भारतीय मुद्रा बाजार है बच्चों, मुख्य रूप से यहाँ पर किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ए और बी दोनों, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से ये जो है बच्चों अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, जबकि ऊपर का कौन सा प्रश्न था? ऊपर का प्रश्न था आपका पूंजी बाजार से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है, पूंजी बाजार हमेशा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करेगा एक लॉन्ग टाइम के लिए, जबकि मुद्रा बाजार जो है वो आपका अल्पकालीन यानी शॉर्ट टाइम के लिए आपको ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, तो 15वें नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न आपका 2021 दोनों प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, ये प्रश्न आपका 2019 का फर्स्ट सेटिंग में आया हुआ है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? यानी संस्थागत आपको बताना है, एक होता है संस्थागत, एक होता है बच्चों आपका गैर संस्थागत। ये सारा चीज समझ लीजिएगा। अगर आप लोग चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो आप लोग को दिक्कत नहीं आ रही होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपको यानी कि चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है। तो मुख्य रूप से गैर संस्थागत अंतर्गत आता है बच्चों आपका सेठ, साहूकार, जो महाजन लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, या कोई रिश्तेदार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? हम लोग को ऋण प्रदान करते हैं, है ना। गाँव में तो ज्यादा चलता है, कोई सोना या चांदी, कोई दूसरा सामान जाकर के क्या देता है? गिरवी रख देता है, और उसके बदले में उसको रुपया मिलता है ना, ताकि उस रुपया का प्रयोग किसान लोग क्या करते हैं? खेती के लिए करते हैं, फसल उपजाने के लिए करते हैं। तो मुख्य रूप से वो होता है आपका गैर संस्थागत। जबकि संस्थागत के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो संस्थागत के अंतर्गत जितने प्रकार के आपका बैंक आ जाएंगे, व्यावसायिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, तो ये सारे आ जाएंगे। तो हमको पूछ रहा है संस्थागत वित्त का साधन, ये आपका हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। अगर गैर संस्थागत पूछ लेता तो हम बोलते सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, उसके बाद जितने भी आपका व्यापारी वर्ग होते हैं, महाजन होते हैं, वो लोग क्या हो जाएंगे? आपका गैर संस्थागत। ये अगला प्रश्न आपका आया हुआ है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, यानी कि जो गैर संस्थागत है, सहकारी बैंक, देशी बैंकर, व्यावसायिक बैंक, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। मुख्य रूप से यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका देशी बैंकर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? यानी कि मुख्य रूप से संस्थागत फिर से आपका आ रहा है, तो संस्थागत जैसे आएगा बच्चों, वहां पर महाजन, व्यापारी या रिश्तेदार नहीं आएंगे, वहां पर मुख्य रूप से बैंक आएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 18वें नंबर प्रश्न का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंक सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न को ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, 2018 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बार बार आपका आते रहता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? यानी कि जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं बच्चों, उसमें किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? व्यावसायिक बैंक,
सहकारी साख समितियां, बैंक, बीमा कंपनियां, या फिर आपका इनमें से सभी। तो मुख्य रूप से जितने भी आपका व्यावसायिक बैंक हो जाएंगे, सहकारी समितियां हो जाएंगे, स्वयं सहायता समूह हो जाएंगे, बीमा कंपनियां हो जाएगी, सब वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आ जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इनमें से सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अगर आप लोग को आंसर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से सही वाला ऑप्शन को बार बार आप लोग कमेंट करते रहिएगा। 20वां प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, यानी कि जो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करती है बच्चों, उसमें सबसे आपको लोकप्रिय साधन बताना है। देशी बैंकर, महाजन, व्यापारी या आपका सहकारी बैंक। तो मैं आपको बता दिया हूं, जब भी गैर संस्थागत के बारे में आएगा तो इसमें बताना आपको महाजन के बारे में, व्यापारी के बारे में, या फिर कोई रिश्तेदार हो जाएगा, या फिर आपका कोई व्यापारी हो जाएगा। यहाँ पर आपका 20वें नंबर ऑप्शन में बी ऑप्शन है महाजन, ये आपका आ जाएगा गैर संस्थागत वित्तीय यानी कि संस्था के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका 20वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपका 2019 का सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीवीआई लगा दीजिएगा इसको। आपको नंबर पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत यानी कि आपका नेशनलाइज है बैंक, 14, 19, 20 या फिर आपका 27। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। 14 बैंक यानी कि 14 हो जाएंगे बच्चों। 14 ऐसे बैंक है भारत में जो आपका क्या है, राष्ट्रीयकृत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषक को किस तरह ऋण प्रदान करता है, यानी कि जो आपका प्राथमिक कृषि साख समितियां होती है वो कृषक को किस तरह की ऋण प्रदान करती है, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, अल्पकालीन या फिर आपका अति अल्पकालीन। तो मुख्य रूप से बच्चों ये अल्पकालीन के लिए यानी कि कुछ समय के लिए, 1-2 महीना 3 महीना तक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ऋण प्रदान करती है यानी कि किसानों को। तो मुख्य रूप से यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 22वें नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है जो आपका 2018 का फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, यानी कि जो आपका शेयर बाजार की नियामक संस्था है वो कौन सी है, SIDBI, SEBI या फिर आपका RBI या फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो मुख्य रूप से यहाँ पर शेयर बाजार का जो मुख्य रूप से नियामक संस्था है बच्चों वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर का, ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि जो आपका ग्रामीण रूरल बैंक है इसकी स्थापना कब की गई है, 2 अक्टूबर 1975, 5 अक्टूबर 1975, 30 जून 1975, 1 अप्रैल या फिर आपका 1975। तो मुख्य रूप से 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को मुख्य रूप से इस बैंक की स्थापना की गई थी। कौन सी बैंक, ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्यतः ली गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है मुख्यतः किसके लिए किया गया, छोटे एवं सीमांत किसान के लिए, व्यवसायी वर्ग के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए या फिर आपका सहकारिता के लिए। तो मुख्य रूप से जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है बच्चों इसकी स्थापना की गई है वो छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी जो बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो की गई है बच्चों वो किस वर्ष की गई है, 1970, 1972, 1975 या फिर आपका 1980 ईस्वी में। तो मुख्य रूप से मैंने अभी ऊपर में बताया था आपको 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया था ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर का। आप लोग लगातार बने रहिएगा अच्छी तरह से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप लोग का अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। हम लोग का एक ही एम है, कम से कम हम कितना 90% मार्क्स किसी भी तरह से हर सब्जेक्ट में प्राप्त कर सके क्या। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर का, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, यानी कि जो देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनकी संख्या पूछ रहा है हमको, 190, 192, 199 या फिर आपका 196। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा बच्चों 196 ऐसे बैंक है जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मतलब की कैटेगरी में आता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी हो गई, 196 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, यानी कि जो नाबार्ड बैंक है NABARD नाबार्ड बैंक, इसकी जो स्थापना की गई है वो कब की गई थी, 1980, 1982, 2005 या फिर आपका 1990। तो मुख्य रूप से इसकी जो स्थापना है बच्चों वो आपका 1982 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर का, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। आपको पूछता है केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 50, 75, 35 या फिर आपका 25। मुख्य रूप से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो 25 है बच्चों टोटल मुख्य रूप से कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, है ना। इसको हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में, सारा चीज चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जिसको नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, सारा चीज वहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर में अच्छी तरह से थ्योरी के समय एक्सप्लेनेशन के समय कर लिया था। तो मुख्य रूप से जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आपका 1992 में की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन मुख्य रूप से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये 2020, 2021 का
सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग इसको वीवीआई लगा दीजिएगा। जो दीर्घकालीन जो ऋण प्रदान करने वाली संस्था है उसके बारे में हमको पूछ रहा है। कृषि महाजन, कृषक महाजन या भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समितियां या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दीर्घकालीन जो ऋण प्रदान करता है बच्चों वो है आपका भूमि विकास बैंक, यानी कि भूमि विकास बैंक ही एक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है किसानों को, कृषकों को। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि तक होती है, यानी कि जो अल्पकालीन शॉर्ट टाइम के लिए जो ऋण प्रदान किया था बच्चों उसके चुकाने की जो टाइम होती है वो कब कितने होती है, उसका अवधि 3 महीने से 6 महीने या 6 से 15, 12 से 15 महीने या फिर आपका 15 से 20। तो जल्द यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है, अब अल्पकालीन ऋण है ना, अल्पकालीन ऋण चुकाने की जो विधि ये है आप बच्चों अवधि, ये आपका 12 से 15 के बीच है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर का, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी जो जितने भी आपका कमर्शियल बैंक है उनका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन, वो कब किया गया बच्चों? मुख्य रूप से 1965, 1969, 1975 या फिर आपका 1980। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न 2016 का सेकंड सेटिंग और 2020 का सेकंड सेटिंग 2 बार ऑलरेडी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1965 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं, यानी कि जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो कितने प्रकार की जमा राशियों को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है? अस्थायी जमा, आवर्ती जमा, संचयी जमा या फिर आपका इनमें से सभी। तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपका इनमें से सभी, यानी कि आपका 4 प्रकार की जमा को, यानी ये आपका क्या करती है, व्यावसायिक बैंक आपका जमा राशि को स्वीकार करती है। अस्थायी जमा के अंतर्गत कुछ फिक्स अवधि के लिए हम लोग जमा कर देते हैं, आवर्ती जमा भी होती है, और संचयी जमा यानी कि हम लोग क्या करते हैं उसमें कुछ समय के लिए, फिक्स समय के लिए हम लोग वहां पर आपका रुपए को अपने अकाउंट में रखते हैं। निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है? आपको यहाँ से बताना है आपका कि कौन सा जो कार्य है वो आपका व्यावसायिक बैंकों का नहीं है। जमा राशि को स्वीकार करना ये तो है ही है, ऋण देना ये भी प्रदान करता है, मौद्रिक नीति तय करना, एजेंसी संबंधी कार्य। तो मुख्य रूप से जो मौद्रिक नीति तय करता है बच्चों ये आपका व्यावसायिक बैंक नहीं करता है, ये आपका तय करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई करता है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन 35 नंबर का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जमा में शामिल नहीं है, यानी जो व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जो जमा में शामिल नहीं है वो कौन सा है? अस्थायी जमा, चालू जमा, आवर्ती जमा या फिर आपका वस्तु जमा। तो मुख्य रूप से जो आपका व्यावसायिक बैंक होते हैं बच्चों वो मुख्य रूप से आपका जो है आवर्ती जमा जो है वो आपका जमा यानी कि जमा में शामिल आपका नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैंकों का कार्य नहीं है, यानी कि जो बैंक का कार्य इसमें से नहीं है आपको बताना है। लॉकर सुविधा ये तो प्रदान करती है, क्रेडिट कार्ड ये भी प्रदान करता है, नगद साख ये भी प्रदान करता है, स्वयं सहायता समूह बनाना, तो ये आपका बैंक का कार्य नहीं है। तो मुख्य रूप से बैंकों का कार्य नहीं होगा यहाँ पर आपका 37 नंबर का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, ओवरड्राफ्ट किस खाता पर दिया जाता है, यानी जो ओवरड्राफ्ट होते हैं वो किस खाता पर दिया जाता है? बचत खाता, चालू खाता, मियादी खाता या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से राइट आंसर कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर का, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा को का प्रकार नहीं है, यानी कि आपका बताना यहाँ से कि इसमें से कौन जो है व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिवर्ष या फिर आपका आवर्ती जमा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अधिवर्ष जो है बच्चों ये आपका व्यापारिक जो बैंक होते हैं उनकी जमा का प्रकार में नहीं आता है, अधिवर्ष। ठीक है, अधिविकर्ष। अगला है आपका 40 नंबर का प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 2011 और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न ये आपका, एक बार फर्स्ट सेटिंग एक बार सेकंड सेटिंग में आया हुआ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आपका आरबीआई है इसकी स्थापना कब की गई है? मैंने ऊपर में ही बता दिया था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया? यानी कि हम लोग जानते हैं 5 वर्ष के लिए योजना चलाई जाती है कि 5 वर्ष में किस किस क्षेत्र में हम लोग को स्पेशली रूप से कार्य करना है ना, भारत सरकार। तो मुख्य रूप से आपको बताना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिस पर सहकारिता के विकास पर मुख्य रूप से बल दिया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर आपका चतुर्थ। तो मुख्य रूप से जो प्रथम आपका पंचवर्षीय योजना था बच्चों उसी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास पर मुख्य रूप से बल दिया गया था। 42 नंबर का प्रश्न है, किसी गांव में कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं? यानी कि कोई भी एक गांव है उसमें कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर के एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकता है? 15, 10, 12 या फिर आपका 20। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कम कितना होना चाहिए? 10 होगा, वो साख समिति का निर्माण आसानी से कर सकता है। 43 नंबर का प्रश्न है, बहुत जल्द हम लोग का सेशन समाप्त होने वाला है और 5 से 6 प्रश्न है आपका। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? यानी जो सहकारी नियोजन समिति जो गठन किया गया था किसके नेतृत्व में? आरजी सरैया या फिर आपका मैकलेगन या फिर आपका होडेश या फिर आपका चेम्सफोर्ड। आप लोग को राइट आंसर जल्दी से कमेंट करनी है, कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर आपका आरजी सरैया साहब के नेतृत्व में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 2012 का प्रश्न है आपका। सहकारिता यानी कि आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था आपको बताना है कि कब हुआ था? 1904, 1905, 1907 या फिर आपका
बीसीसी को। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा 1904 को जो है भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। यानी जो सहकारिता है, जो ये सहकारिता है, ये प्रांतीय जो सरकारों का हस्तांतरित विषय बना, वो कब बना? 1929, 1919, 1918 या फिर आपका 1914 ईस्वी में। तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1919 में जो है आपका सहकारिता जो है मुख्य रूप से प्रांतीय जो सरकार थी उसका हस्तांतरित विषय बन गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म वित्तीय योजना साख या ऋण की सुविधा किन्हें उपलब्ध कराता है। जो सूक्ष्म वित्तीय योजना जो होती है, ये साख या जो ऋण प्रदान करता है, ये किसको प्रदान करता है? मध्यम वर्ग को, व्यावसायिक वर्ग को, गरीब वर्ग को या फिर आपका कृषक वर्ग को। तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से क्या हो जाएगा बच्चों? सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर आपको ऋण प्रदान करेगा। तो ये प्रदान करेगा आपको गरीब वर्ग को, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम मात्रा में आय की जरूरत पड़ती है ना, और उसी से वो अपना जीविका उपार्जन करता है, अपना जीवन चलाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर गरीब वर्ग को सूक्ष्म वित्तीय योजना के अंतर्गत साख या ऋण की सुविधा दी जाती है। तो सी ऑप्शन आपका 46 नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक के बीच हुई? यानी कि जो भारत में जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1970, 1980, 1990 या फिर आपका 2000 ईस्वी को। तो मुख्य रूप से बच्चों ये ध्यान रखिएगा 1990 को इसकी शुरुआत की गई थी भारत में सूक्ष्म वित्तीय योजना की, यानी कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की। लास्ट प्रश्न है आज का, स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या सामान्यतः होती है। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह होती है बच्चों, मुख्य रूप से इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 100 से 200 के बीच, या हजारों में, या फिर आपका 15 से 20, या फिर आपका अनगिनत। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सदस्य इसमें होते हैं स्वयं सहायता समूह में। तो मुख्य रूप से यहाँ पर नॉर्मल यानी कि सामान्यतः इसमें कम से कम 15 से 20 इसमें सदस्य हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका? राइट, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज का आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। ये सारा चीज जितना भी ऑब्जेक्टिव था, ये आपका चौथा चैप्टर जो आपका था हमारी वित्तीय संस्थाएं, उसी से संबंधित था। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कर लिया है। इससे आपका आउट कोई भी प्रश्न नहीं रहने वाला। ठीक है, तो इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। तब तक के लिए जय हिंद।